एपिसोड 11 राधिकास डिलेमा। गजमाता रुद्रप्रिया के आदेश पर गजकेसरी महासभा बुलाई गई। दरबार लग चुका था। आज गजमाता रुद्रप्रिया किसी बड़े ऐलान की घोषणा करने वाली थी। हर किसी के मन में उत्सुकता थी। थोड़ी ही देर बाद दरबार में ऐलान हुआ, सावधान, गजमाता रुद्रप्रिया सभा में पधार रही है। ऐलान सुनते ही वहां मौजूद सब लोग गजमाता के सम्मान में खड़े हो गए। गजमाता रुद्रप्रिया सामने लगे बड़े और भव्य गज सिंहासन पर विराज गई और फिर सभागणों को अपने हाथ से बैठने का इशारा की और फिर बोली, आज की सभा बहुत ही विशेष उद्देश्य से बुलाई गई है। कल हमारे स्वप्न में कुलदेवी ने दर्शन दिए और हमसे कहा कि गजकेसरी की धरोहर यानी गजमणि पर संकट के बदल मंडरा रहे हैं। यह सुन सभा में डर की लहर दौड़ गई। सभा में बैठा एक मंत्री बोला, यह गजमाता क्या कह रही है? गजमणि संकट में है। वही दूसरा बोला, यह तो गजकेसरी पर आने वाले विकट संकट का संकेत है। तभी सभा में बैठा आदिवासी पुरोहित अपने स्थान से खड़ा हुआ और बोला, गजमाता, वर्षों से हमारा गजकेसरी कबीला गजमणि को अपने लहू से सींचता आया है। गजमणि पर संकट बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। हमें लगता है हमें गजमणि की सुरक्षा के लिए महायज्ञ करवाना चाहिए। यह सुनते ही गजमाता बोली, मैं पुरोहित जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ। हमें शीघ्र अति शीघ्र महायज्ञ करवाया जाए। तभी सेनापति मृगभानु बोला, यह संभव नहीं। सभा की नज़ारे सेनापति पर केंद्रित हो गई। गजमाता रुद्रप्रिया बोली, संभव नहीं अर्थात क्या हम इसके पीछे का कारण जान सकते हैं? इस पर सेनापति बोला, गजमाता, इसके कारण से आप भी वाकिफ हैं। महायज्ञ के लिए गजमणि को अपने स्थान से निकलना होगा, जो कि संभव नहीं। गजमाता बोली है, हमें ज्ञात है कि गजमणि को अपने स्थान से हटाना मुश्किल है, परंतु गजमणि की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। सेनापति बोला, निसंदेह गजमाता, एक विकल्प है जिससे हम गजमणि को बिना अपने स्थान से हटाए इस महायज्ञ का आयोजन करवा सकते हैं। गजमाता बोली, क्या विकल्प है, बताइए। सेनापति बोला, गजमणि को आह्वान करके प्रकट किया जाए और ऐसा सिर्फ आप ही कर सकती है। परंतु गजमाता बोली, परंतु क्या सेनापति जी? सेनापति गंभीर स्वर में बोला, इसमें आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। गजमाता ने कहा, हमारे प्राण गजकेसरी के लिए है। आप बस इस महायज्ञ की तैयारी शुरू करवाइए। इसी के साथ सभा समाप्त हुई। सभा खत्म होते ही राधिका एक गुप्त स्थान पर गई जहां पहले से ऋत्विक मौजूद था। ऋत्विक से मिलकर राधिका बोली, जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया। यह सुन ऋत्विक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। वो बोला, वेल डन राधिका, बस एक बार वो गजमणि तक हम पहुंच जाए, उसके बाद गजकेसरी मेरी मुट्ठी में होगा। राधिका ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट यू मीन कि गजकेसरी तुम्हारी मुट्ठी में होगा? ऋत्विक बात बदलते हुए बोला, गजमणि हाथ आते ही हम लोग यह से बचकर निकल पाएंगे। आगे का प्लान क्या है? राधिका ने उससे पूछा। ऋत्विक बोला, जैसा सेनापति ने बोला, तुम्हें गजमणि का आवाहन कर उसे प्रकट करवाना होगा। इस पर राधिका बोली, गजमणि का आवाहन और मैं? परंतु यह काम तो सिर्फ गजमाता कर सकती है, राइट? ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, यह कार्य गजमाता ही करेगी। राधिका ने पूछा, गजमाता कैसे कर सकती है? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। ऋत्विक बोले, तो क्या हुआ, तुम तो हो ना? राधिका थोड़ा गुस्से से बोली, मेरी सिर्फ शकल गजमाता से मिलती है, बट आई एम नॉट गजमाता। ऋत्विक बोला, यहाँ हर कोई तुम्हें गजमाता समझता है। गजमणि के आवाहन की विधि मैंने ज्ञात कर ली है, यह देखो। ऋत्विक ने उसे एक पुराना शिलालेख दिखाया। उस शिलालेख को देख राधिका बोली, यह तुम्हें कहाँ से मिला? ऋत्विक बोला, इस वक्त यह जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें यहाँ से वापस अपनी सदी जाना है कि नहीं? राधिका बोली, हाँ जाना तो है, परंतु यह शिलालेख जिस भाषा में लिखा है वो मेरी समझ के परे है। इस लैंग्वेज को हम डिकोड कैसे करेंगे? ऋत्विक बोला, अरे यार, कितने सवाल करती हो तुम। लिसन, हमारे पास वक्त बहुत कम है। राधिका बोली, ठीक है, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है।
ऋत्विक ने राधिका को गजमणि आवाहन की पूरी विधि समझाई और आगे का प्लान बताया और फिर बोला, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने हमें यूं अपने साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगली मुलाकात महायज्ञ संपन्न होने के बाद ही होगी। ऋत्विक वहां से चला गया। राधिका भी अपने कक्ष में लौट आई, परंतु वो थोड़ी विचलित दिख रही थी। राधिका मन ही मन खुद से बोली, हमें वापस अपनी सदी जाने का मार्ग मिल गया। हम अपने माँ बाबा से मिल पाएंगे, यह जानकर हमें खुश होना चाहिए, राइट? बट पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठे जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा। मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? राधिका के दिलो दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। पता नहीं क्यों उसका हृदय खुद को कचोट रहा था। गजकेसरी के लोगों की सेवा भक्ति और विश्वास को यूं धोखा देना उसके हृदय को आहत कर रहा था। ओ गॉड, यह मुझे क्या हो रहा है? देख, कुछ गलत नहीं है। वैसे भी तू गजकेसरी की गजमाता नहीं है, तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। माँ बाबा के पास अपनी सदी जाना है, न तुझे, तो ज्यादा मत सोच। ऋत्विक की बात मान। अगले ही क्षण उसके हृदय से निकली दूसरी आवाज ने उसे कचोटते हुए कहा, तुम स्वार्थी हो रही हो राधिका। भले ही यह सदी यहाँ के लोग तुम्हारे नहीं है, परंतु तुम अपने स्वार्थ के लिए गजकेसरी को संकट में कैसे डाल सकती हो? यह लोग तुम पर इतना विश्वास करते हैं, तुम इन्हें चीट कैसे कर सकती हो? राधिका का सर घूमने लगा। वो जोर से चिल्लाई और बोली, बस स्टॉप इट। राधिका के चिल्लाने की आवाज सुन सेनापति मृगभानु वहां आ गया और बोला, क्या हुआ गजमता, आप ठीक तो है? राधिका खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। महायज्ञ की तैयारी सकुशल चल रही है ना? सेनापति बोला, हाँ गजमाता, सब तैयारियां हो चुकी है। यज्ञ शुरू करने से पहले आपको शुद्धि स्नान के लिए प्रातः सवेरे उठ मयूरकंठ के ग्रिप से निकली कालिंदी नदी के जल में डुबकी लगनी होगी। तत्पश्चात नदी के जल से कुलदेवी का अभिषेक होगा और यज्ञ प्रारंभ होगा। एपिसोड 12 अनजाना एहसास। अगले दिन सुबह की शुरुआत शंखनाद से हुई। गजकेसरी में आज महायज्ञ होना था। गजमाता रुद्रप्रिया कालिंदी नदी में शुद्धि स्नान हेतु प्रस्थान कर चुकी थी। कालिंदी नदी के जल पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। नदी का जल बहुत ही अधिक शीतल था। यह देख राधिका बड़बड़ाई, ओ गॉड, यह मैं कहाँ फंस गई? इस नदी का पानी तो इतना ठंडा है, इसमें डुबकी लगाना तो दूर, मुझे तो छूकर ही कपकपी छूट रही है। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी गजपुरोहित मयूरपंत बोला, गजमाता किस सोच में पड़ गई आप? जल्दी कीजिए, महायज्ञ का तय मुहूर्त पर होना बहुत जरूरी है, जरा सा भी विलंब उचित नहीं। गजमाता बोली, हाँ हमें ज्ञात है। और फिर मन ही मन खुद को मोटिवेट करते हुए बोली, आंख बंद कर और कूद जा बेटा राधिका, यदि अपनी सदी में लौटना है तो यह करना ही पड़ेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और राधिका कालिंदी नदी के जल में उतर गई। ठंडे पानी से उसका पूरा बदन ठिठुरने लगा और होठ नील पड़ने लगे। परंतु जैसे जैसे राधिका कालिंदी के जल में डुबकी लगा रही थी, उसे कुछ अजीब सा अनुभव महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो पहले भी उसने ऐसा किया हो। तभी महापुरोहित जी बोले, गजमाता शुद्धि स्नान की विधि पूर्ण हुई, अब आपको कुलदेवी को जल अर्पण करना है। गजमाता रुद्रप्रिया नदी से बाहर आई। उसके बाद गजपुरोहित बोला, कुलदेवी के जलाभिषेक के लिए आपको कालिंदी की उद्गम जलधारा से जल लाकर कुलदेवी का जलाभिषेक करना होगा। यह सुन राधिका चौंकते हुए बोली, व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वह मौजूद सभी लोगों गजमाता के मुंह से विचित्र से शब्दों का उच्चारण सुनकर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। यह देख राधिका अपने शब्दों को ठीक करते हुए बोली, हमारा तात्पर्य कालिंदी का उद्गम स्थल तो यहाँ से बहुत दूर है। इतनी लंबी दूरी इतने कम समय में हम पैदल कैसे तय करेंगे?
यह सुन गजपुरोहित जी बोले, यह यात्रा आपको पैदल नहीं, इसके लिए आप तुरंग वेग की सहायता ले सकती है। यह सुन राधिका ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोली, बच गई, परंतु अब यह तुरंग वेग क्या है? शायद गजमाता था, प्राइवेट जेट होगा। और फिर वो वहां खड़े एक सैनिक को आदेश देते हुए बोली, तुरंग वेग को लाया जाए। गजमाता के आदेश पर वो सैनिक तुरंग वेग को लेने चला गया। राधिका मन ही मन सोच रही, इतनी ठंड लग रही है, कान्हा जी बस यह प्राइवेट जेट कंफर्टेबले हो क्या यार? राधिका तू भी ना शाही जेट है, डोंट वोरी, तेरी यात्रा अमेजिंग होने वाली है। परंतु अगले ही क्षण जो हुआ वो राधिका की कल्पना के परे था। गजमाता के आदेश अनुसार सैनिक तुरंग वेग को ला चुका था। तुरंग वेग को देख राधिका चौंकते हुए बोली, यह है तुरंग वेग। तभी सेनापति मृगभानु बोले, गजमाता तुरंग वेग आपके वियोग में भले ही थोड़ा कमजोर हो गया है, परंतु आज भी इसकी गति वायु को टक्कर देती है। राधिका मन ही मन बोली, अरे यार यह घोड़ा तुरंग वेग है, कान्हा जी कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ, मुझे तो घुड़सवारी भी नहीं आती। सदी लौटने का तो पता नहीं, परंतु यह यज्ञ पूर्ण होने तक हमारी डेट कन्फर्म है। तुरंग वेग की कमान राधिका को सौंपते हुए सेनापति बोला, यात्रा प्रारंभ करे गजमाता, जय गजकेशरी। राधिका ने कांपते हाथों से तुरंग वेग की लगाम थामते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, देखो मानते हैं हम तुम्हारी गजमाता नहीं है, बट शकल तो वैसी ही है, बस गिरना मत प्लीज। और उसके पश्चात वो तुरंग वेग पर स्वर होकर कुलदेवी के जलाभिषेक के लिए जल लेने निकल चुकी। राधिका ने आधी दूरी तय की थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कहराने की आवाज आई। राधिका ने घोड़ा रोका, यह आवाज कैसी, लगता है कोई मुसीबत में है। राधिका आवाज का पीछा करते हुए जाने लगी। जब वो झाड़ियों के उस पार पहुंची तो उसने देखा कि एक आदमी दर्द से कहरा रहा था। उसके शरीर पर गहरे घावों के निशान थे। दिखने में वो एक वीर योद्धा के जैसा लग रहा था। राधिका उसके करीब गई और बोली, कौन हो तुम? वो आदमी कहराते हुए बोला, पानी पानी। राधिका पानी लेने नदी की तरफ दौड़ी और वहां से जल लाकर उस आदमी को पिलाने लगी। वो आदमी पानी पिटे पिटे अचानक रुक गया। राधिका को अपने सामने देख उसके चेहरे की पीड़ा खुशी में बदल गई। वो अपना हाथ राधिका का चेहरे के पास ले गया और प्यार से राधिका के चेहरे को सहलाते हुए बोला, रुद्रप्रिया मेरी प्रियतमा, और फिर वो बेहोश हो गया। राधिका भी उस आदमी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस कर रही थी। वो उसके दिल को अपना सा लग रहा था, परंतु उसके मस्तिष्क के लिए वो एक अनजान शख्स था। राधिका ने उसे बेहोश होता देख बोली, आंखें खोलिए। यह तो बेहोश हो गया। महायज्ञ का समय भी पास आता जा रहा है, हमें कुलदेवी के जलाभिषेक के लिए जल भी लेकर जाना है, परंतु इसे इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ कोई हॉस्पिटल भी तो नहीं काया करे, कान्हा जी अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। राधिका जैसे तैसे उस आदमी को नदी के किनारे की तरफ लेकर गई और उसे एक पत्थर की शिला पर लिटाते हुए बोली, ओ गॉड, कितना भारी है यह, हाथी भी इससे हल्का होगा, परंतु अब क्या करे, किससे मदद ले? राधिका इधर उधर नजर मदद ढूंढने को नजर दौड़ने लगी। तभी तुरंग वेग हिनहिनाते हुए जंगल की तरफ इशारा करने लगा। यह देख राधिका बोली, ओहो, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ। परंतु तुरंग वेग शांत नहीं हुआ और जंगल की तरफ जाने लगा। राधिका उसे रोकने को उसके पीछे पीछे दौड़ी, रुको, यह घोड़ा भी किसी मुसीबत से काम नहीं। राधिका उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच चुकी थी। उसने देखा वहां हल्दी और अन्य अनेक देसी जड़ी बूटियों के पौधे थे। राधिका इन जड़ी बूटियों से परिचित थी। बचपन से ही उसकी आयुर्वेद में रुचि थी।
राधिका के दादाजी गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और से राधिका को भी आयुर्वेद की अच्छी खासी समझ मिली थी। उन जड़ी बूटियों को देख राधिका खुशी से बोली, अमेजिंग। भले ही यह हमारे युग की तरह बड़े हॉस्पिटल नहीं है इलाज को, परंतु कुदरत का इतना बड़ा औषधालय मौजूद है। राधिका ने फटाफट वहां से कुछ आवश्यक जड़ी बूटियां ली और फिर तुरंत वेग पर सवार होकर उस आदमी के पास पहुंची। राधिका ने कालिंदी नदी के जल से पहले उस आदमी के घावों को धोया, उसके पश्चात उस पर औषधि लगाई। उसके पश्चात राधिका बोली, अब हमें जाना होगा। कान्हा ग से प्रार्थना करेंगे आप जो भी है आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। और उसके बाद वो वहां से जलाभिषेक के लिए जल लेने चली गई। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे वो आदमी होश में आने लगा। उसकी जुबान पर एक ही नाम था, रुद्रप्रिया। आखिर कौन था वो अनजान शख्स और क्या रिश्ता है उसका रुद्रप्रिया से? आखिर क्यों लगा राधिका के दको वो अपना सा जो था अनजाना? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 13 संकट में गजकेसरी। ढूंढो उसे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। घोड़े पर बैठा हुआ एक शख्स गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। उसने शाही वेशभूषा धारण की हुई थी, उसके गले में बहुमूल्य मोतियों की माला और सर पर शाही मुकुट था। उसकी बड़ी बड़ी घुमावदार मूंछें थी जो उसके चेहरे पर लगे घाव को की छुपाने कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक शख्स आया और बोला, क्षमा महाराज, हमारे सैनिकों ने पूरा जंगल छान मारा परंतु उसका कोई नामोनिशान नहीं है। अगर तुम कुलकर्णी साम्राज्य के सेनापति ना होते तो अब तक इस अशुभ खबर के लिए हम तुम्हारा सर कलम कर चुके होते। हमें तो समझ नहीं आता कैसे वो हमारे हजारों सैनिकों को अकेला मौत की नींद सुला बचकर भाग गया। महाराज अघोरा का गुस्से से वहां खड़े सैनिकों के हृदय की धड़कनें बढ़ रही थी। वो बहुत घायल था महाराज। ऐसी घायल अवस्था में उसका बच पाना मुश्किल है। हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। सेनापति झुकी हुई नजरों के साथ बोला। तभी वहां मौजूद एक और शख्स जिसके हाथ लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और शरीर से लहूधारा बह रही थी, हंसते हुए बोला, वो इस जंगल का शेर है अघोरा, और शेर शिकार करता है, शिकार बनता नहीं। उस आदमी की बातों ने अघोरा के गुस्से को और भड़का दिया। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ा और एक ही क्षण में उसका सर धड़ से अलग कर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया और अपने सेनापति से बोला, सेनापति, हर दिशा में कुलकर्णी सेना की टुकड़ियां भेज दो। गजकेसरी कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखना चाहिए। तभी पीछे से आई एक आवाज ने सबको चौंकाया, रुक जाइए महाराज, कल सूर्योदय से पहले गजकेसरी आपके कदमों में होगा, परंतु बल से नहीं, छल से। तुम जीवित हो? भेदी, महाराज अघोरा ने आश्चर्य से उस शख्स से पूछा। जब तक गजकेसरी का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख लेता, यह भेदी कैसे मर सकता है महाराज? अघोरा बोला, वर्षों पहले भी तुमने यही कहा था, परंतु क्या हुआ तुम्हारी योजना का? हम जीतकर भी गजकेसरी को छू नहीं पाए। सरदार भीमा और रुद्रप्रिया ने गजकेसरी का कवच बन हमारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। तुम्हारी उस विफल योजना के बाद भी तुम चाहते हो हम तुम पर एक बार फिर विश्वास करके मात खाए। तभी सेनापति बोला, बिल्कुल विश्वास ना करे महाराज, कितनी विचित्र बात है महाराज, हमने स्वयं भेदी को अपनी आंखों से दम तोड़ते देखा था। रुद्रप्रिया की तलवार के वार से भेदी का सर धड़ से अलग हो चुका था, उसके बाद भी यह जीवित कैसे हो सकता है? इसकी वेशभूषा और हाव भाव भी विचित्र है। यह सुन भेदी मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, कर दीजिए गजकेसरी पर आक्रमण, परंतु आप भूल रहे हैं, गजकेसरी को हासिल करने के लिए पहले गजमणि के सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा। और ऐसा करने में केवल एक ही शख्स है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो है यह भेदी। परंतु हमारी एक शर्त है महाराज। कैसी शर्त? अघोरा ने उससे पूछा।
भेदी बोला, गजकेसरी के सत्ताधिपति सरदार हम होंगे, कुलकर्णी साम्राज्य पर शासन आपका होगा परंतु हमारे अधीन। यह सुन अघोरा गुस्से से बोला, भूलो मत कि तुम अघोरा के समक्ष खड़े हो, हम चाहे तो एक क्षण में तुम्हारा अंत कर सकते हैं। परंतु अघोरा की धमकी का भेदी पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज अघोरा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ना सत्ता मिलेगी ना ही प्रतिशोध। सुना है सरदार भीमा तुम्हारे हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला तुम्हारी कैद से आजाद हो चुका है। यह सुन महाराज अघोरा कुछ पल के लिए घबरा गया। वो जानता था कि भेदी की बातें झूठी नहीं थी। सरदार भीमा और गजमणि के कवच के रहते वो गजकेसरी का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। कुलकर्णी साम्राज्य की प्रजा भी अघोरा के आतंक और जुल्मों के कारण बगावत पर उतर आई थी। इसलिए अघोरा ने भेदी की शर्त मान ली और बोला, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। योजना तुम्हारी, सेना हमारी। जब बल और छल दोनों का होगा प्रहार, मिट जाएगा गजकेसरी की धड़कन से भीमा और रुद्रप्रिया का नाम, चारों तब होगा तो बस हाहाकार। अघोरा और भेदी दोनों के चेहरों पर एक शैतानी हंसी थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका कालिंदी नदी के उद्गम पर पहुंच चुकी थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और बोली, फाइनली मैं पहुंच गई। इतना लंबा सफर करके राधिका बहुत थक गई थी, उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसने नदी का जल अपने हाथों में भरा और पीने लगी। तभी अचानक उसकी दृष्टि जल में बने अपने प्रतिबिंब पर पड़ी और वो मन ही मन खुद से बोली, कितना अधूरा है यह प्रतिबिंब, काश तुम्हारी छवि भी इसमें हमारे साथ होती भीमा। कुछ क्षण पश्चात वो कल्पना से बाहर आई और बोली, यह मुझे क्या हो गया था, यह कैसा विचित्र एहसास था। फिर खुद पर बिगड़ते हुए बोली, तू ना पागल हो गई है राधिका, कुछ भी सोच रही है? तुझे जल लेकर वापस भी पहुंचना है। पहले ही उस अजनबी की वजह से विलंब हो गया है, पता नहीं वो अजनबी किस हाल में होगा। राधिका को उस अजनबी आदमी की चिंता होने लगी, मानो उसकी पीड़ा उसे अपनी सी लग रही थी। उसका हृदय में एक अजीब सा एहसास दौड़ रहा था जो उसके मस्तिष्क की बेचैनी को बढ़ा रहा था। राधिका ने एक लंबी सांस ली और फिर खुद को शांत करते हुए बोली, डोंट ओवर थिंक राधिका, कोई रिश्ता नहीं है तेरा इस जगह से, ना ही इस सदी के लोगों से। तुम्हें अपनी सदी लौटना है, अपनी दुनिया में, अपने माँ बाबा के पास, और उसके लिए महयज्ञ का पूर्ण होना जरूरी है। इसके पश्चात उसने एक पात्र लिया और नदी के जल को उसमें भर लिया और फिर तुरंग वेग पर सवार हो वहां से लौटने लगी। एपिसोड 14 रिटर्न ऑफ सरदार भीमा द सेवियर। गजपुरोहित जी के मंत्रोच्चारण के साथ कुलदेवी की पूजा शुरू हुई। गजमाता रुद्रप्रिया कुलदेवी का जलाभिषेक कर रही थी। एक तरफ जहां महायज्ञ शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ भेदी के साथ मिलकर कुलकर्णी सम्राट अघोरा षड्यंत्र का आगाज कर चुका था। अघोरा भेदी को गले से लगाकर खुशी के साथ बोला, शाबाश भेदी, तुमने तो वो कर दिया जो गजकेसरी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। हम इस अद्भुत वाकया को अपनी आंखों के सामने सच होता हुआ देखना चाहता हूँ। इस पर भेदी बोला, अवश्य महाराज, अब जल्द ही आपकी आंखें इस दृश्य का आनंद ले पाएंगे। अघोरा मदिरा पान करते हुए बोला, परंतु अभी भी हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा भी संभव हो सकता है। परंतु जो भी हो, नियति भी इस बार हमारे साथ है। कबीले वालों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस गजमाता के लौटने पर वो इतने खुश है, वो उनके लिए वरदान नहीं अभिशाप बनकर लौटी है। सम्राट अघोरा ने सेनापति को आदेश दिया, गजकेसरी पर आक्रमण की तैयारी की जाए। सेनापति बोला, महाराज, कुलकर्णी सेना गजकेसरी पर धावा बोलने को पूर्णतः तैयार है, आप बस आदेश दीजिए। सम्राट अघोरा ने सेना को गजकेसरी साम्राज्य की तरफ प्रस्थान का आदेश दिया। इधर जैसे ही गजमाता ने महायज्ञ की आखिरी आहुति डाली, गजमणि वहां प्रकट हो गई।
गजमाता ने गजमणि को अपनी जगह से उठा लिया। तभी वहां ऋत्विक, भेदी, अघोरा के साथ सेना सहित वहां पहुंच गए और गजकेसरी को चारों तरफ से घेर लिया। सेनापति मृगभानु वहां आया और बोला, इस प्रकार महायज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। गजमाता ने पूछा, क्या हुआ सेनापति जी, ऐसा क्या हुआ जो आप महायज्ञ की समाप्ति तक खुद को रोक नहीं पाए? इस पर सेनापति बोला, गजमाता बात ही इतनी गंभीर है। हमें खबर मिली है कि कुलकर्णी सेना गजकेसरी की तरफ प्रस्थान कर रही है। प्रतीत होता है कुलकर्णी सम्राट अघोरा फिर से एक बार गजकेसरी पर आक्रमण करने वाला है। सेनापति मृगभानु की बात सुन कबीले वालों के बीच डर की लहर दौड़ गई। यह सुन राधिका मन ही मन बोली, है कान्हा जी, इस अघोरा को भी अभी आक्रमण करना था। महायज्ञ के पूर्ण होने तक वेट नहीं कर सकता था। यह यज्ञ नहीं रुकना चाहिए। गजमाता राधिका अपने स्थान से खड़ी हुई और स्थिति को संभालते हुए बोली, शांत। यह वक्त डर से नहीं बुद्धि से काम लेने का है। सेनापति जी, आप आदिवासी सेना के साथ सीमा की ओर प्रस्थान करें, वो दुष्ट गजकेसरी की सीमा पार न कर पाए। सेनापति बोला, जो हुकुम गजमाता। जय गजकेसरी, अमर गलकेसरी। और फिर सेनापति वहां से आदिवासी सेना के साथ प्रस्थान कर गया। गजमाता ने गजपुरोहित जी को महायज्ञ को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया। गजपुरोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। वहीं दूसरी ओर कुलकर्णी साम्राज्य की विशाल सेना को देख आदिवासी सेना का मनोबल टूट रहा था। सेनापति सेना को भयभीत देख उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बोले, हम आप लोगों के डर को समझ रहे हैं, परंतु युद्ध में कायरों का कोई स्थान नहीं। गजकेसरी साम्राज्य जिसे हमारे सरदार भीमा ने अपने लहू से सिंचा है, आप लोग चाहते हैं उनका वो बलिदान व्यर्थ जाए। सरदार भीमा के नाम से सेना में जोश भर गया और सभी सैनिक एक साथ बोले, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सेनापति ने कहा, तो आगे बढ़ो और दिखा दो दुश्मन को गजकेसरी साम्राज्य की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। जय गजकेसरी, जय गजकेसरी, अमर गजकेसरी। आक्रमण। दोनों सेना आपस में भिड़ जाती है। आदिवासी सेना के सैनिक अपनी पूरी ताकत से कुलकर्णी सेना को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु कुलकर्णी सेना को ज्यादा देर तक रोक पाना अब संभव नहीं था। आदिवासी सेना के पास अब ना ताकत बची थी ना ही हथियार। परंतु तभी युद्धभूमि में एक नए योद्धा की एंट्री हुई, जिसके शौर्य के सामने कुलकर्णी की विशाल सेना भी टिक नहीं पाई। और उस वीर योद्धा को देख आदिवासी सेना, जो लगभग हार मान चुकी थी, अब कहर बन कुलकर्णी सेना पर बरस पड़ी और देखते ही देखते युद्धभूमि लाल हो गई। युद्ध खत्म हो चुका था। कुलकर्णी सम्राट अघोरा का सर पर उस योद्धा की तलवार थी। अघोरा घुटनों के बल आ चुका था। उसकी आंखों में डर और जुबान पर एक नाम था, सरदार भीमा। हाँ, मैं भीमा। मुझे जीवित देखकर हैरानी हो रही है ना। गजकेसरी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को भीमा से टकराना होगा। मेरे होते गजकेसरी की आन को कोई छू भी नहीं सकता। जय गजकेसरी, जय गजकेसरी, जय गजकेसरी। युद्ध खत्म हो चुका था। अघोरा को बंदी बना लिया गया। आदिवासी सेना में अपने सरदार भीमा को जीवित देख खुशी की लहर दौड़ गई। युद्ध मैदान सरदार भीमा और गजकेसरी के जयघोष से गूंज उठा। सेनापति मृगभानु सरदार भीमा के समक्ष उनके सम्मान में झुकते हुए बोला, आप जैसे महान योद्धा के चरणों में हमारा सत सत नमन। आपने फिर एक बार यह साबित कर दिया कि आपके होते गजकेसरी की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा सकता। आज का दिन गजकेसरी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। परंतु आप इतने दिनों तक कहाँ थे? सरदार भीमा ने बताया कि वो इतने वर्ष तक वो अघोरा की कैद में था। यह सुन सेनापति बोला, आपके और गजकेसरी के कष्टों का कारण वो दुष्ट कुलद्रोही भेदी है।
खुशी ने सत्ता की लालच में अपनी ही मिट्टी से गद्दारी की और अघोरा से हाथ मिला लिया। अगर उस दिन गजमाता ने हमें नहीं रोका होता तो उस दुष्ट का हम सर कलम कर चुके होते। गजमाता हमारी रुद्रप्रिया, भाव विभोर होते हुए भीमा ने पूछा। सेनापति खुशी से बोला, हाँ सरदार, हमारे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आपको यह बताते हुए कि गजमाता रुद्रप्रिया भी जीवित है। सेनापति की बात सुन भीमा का हृदय भावुक हो गया। यह संभव नहीं सेनापति जी, हमारी रुद्रप्रिया यहाँ कैसे हो सकती है? अपने इन्हीं हाथों से हमने उनकी अंतिम क्रिया की है। आपको जरूर कोई भ्रांति हुई है। सेनापति बोला, हम सत्य कह रहे हैं सरदार, गजमाता जीवित है। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो आप खुद चलकर देख लीजिए। क्या होगा भीमा का रिएक्शन जब वो राधिका से मिलेगा? क्या मिल जाएंगे दो दिल या खड़ी हो जाएगी दोनों के बीच सदियों की दीवार? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 15 सदियों बाद वो पहली मुलाकात। महायज्ञ पूर्ण होने वाला था। जैसे ही गजमाता ने आखिरी आहुति डाली, यज्ञ की पवित्र अग्नि का तेज बढ़ने लगा और गजमणि धीरे से बाहर आने लगी। गजमणि का प्रकाश तो तेज इतना अधिक था, वहां मौजूद लोगों की आंखें चौंधियाने लगी। गजपुरोहित लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे। गजमाता ने गजमणि का आवाहन किया और उसके पश्चात गजपुरोहित बोला, गजमाता यज्ञ संपन्न हुआ। गजमणि प्रकट हो गई। गजकेसरी पर मंडराने वाले संकट के बादल टल गए। परंतु तभी पीछे से आवाज आई, राधिका, हवन अग्नि से गजमणि को बाहर निकालो। यह सुन हर कोई चौंक गया सिवाय गजमाता के। परंतु तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उस शख्स की गर्दन पर तलवार रख दी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ भेदी। सरदार भीमा और सेनापति यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। सरदार भीमा को अपने समक्ष देख कबीले वाले उनके सम्मान में झुक गए और उनकी जय जयकार के नारे लगाने लगे। राधिका सरदार भीमा को एकटक देखते हुए बोली, यह तो वही आदमी है जो हमें सुबह मिला था। सरदार भीमा की नजर गजमाता पर पड़ी। भीमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भाव विभोर होते हुए बोला, रुद्रप्रिया, मेरी प्रियतमा, तुम हमारी नजरों के समक्ष हो, कहीं यह हमारा कोई स्वप्न तो नहीं? सेनापति बोला, सरदार, अब तो यकीन हुआ ना, हम सत्य कह रहे थे। भीमा और गजमाता एक दूसरे को एकटक निहार रहे थे। दोनों का हृदय मनो एक दूसरे को वियोग का दोहा कहना छह रहा हो। तभी भेदी ऋत्विक बोला, राधिका, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से गजमणि को उठाओ। खड़े खड़े देख क्या रही हो, डैम इट, उठाओ उसे। भेदी की आवाज सुन राधिका और भीमा का ध्यान एक दूसरे से हटकर उसकी तरफ गया। राधिका ने भेदी के कहे अनुसार गजमणि को अपने हाथ में उठा लिया। यह देख हर कोई हैरान था। गजपुरोहित बोला, गजमाता, यह क्या अनर्थ कर दिया आपने? मृगभानु बोला, गजमाता, यह आप क्या कर रही है? रुक जाइए। गजमणि को वापस आपने स्थान पर रख दीजिए। इन सब की बातों की तरफ ध्यान मत दो राधिका। गजमणि हमें लाकर दो, भेदी ने चिल्लाते हुए राधिका से कहा। राधिका गजमणि लेकर भेदी की तरफ बढ़ने लगी। तभी भीमा राधिका का हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, रुकिए, यह क्या अनर्थ करने जा रही है आ? राधिका अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए हमारा हाथ। लिसेन, हम कोई अनर्थ नहीं कर रहे, हमें गजमणि की जरूरत है। ट्रस्ट में हमारे इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है। यह क्या हो गया है आपको? और विचित्र भाषा में बात कर रही है आप हमसे? भीमा ने रुद्रप्रिया से पूछा। तभी भेदी बोला, राधिका, तुम्हारे पास गजमणि है, यह लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे हमें छोड़ने को कहो। सेनापति ने भेदी को लत घुसों से मारा और फिर गुस्से से बोला, खामोश गद्दार, यह तुम किस तरह हमारी गजमाता से बात कर रहे हो?
यह देख राधिका बोली, छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। देखो हमारी तुम्हारे कबीले से कोई दुश्मनी नहीं, छोड़ दो उसे और जाने दो हमें प्लीज। यह सुन सेनापति बोला, क्षमा करे गजमाता, परंतु इस कुलद्रोही भेदी को आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधिका संपत्ति और भेदी के बीच आते हुए बोली, यह कोई कुलद्रोही या भेदी नहीं है, मित्र है हमारा। यह सुन भीमा को भी गुस्सा आ गया। रुद्रप्रिया, आप गजकेशरी की मर्यादा लांघ रही है, भूलो मत आप गजकेशरी की गजमाता है। एक परपुरुष, वो भी एक विश्वासघाती दुष्ट से मित्रता की बातें आपको शोभा नहीं देती। इस पर राधिका बोली, नहीं हम गजमाता है और ना ही यह भेदी है। मैं राधिका हूँ और जिस व्यक्ति को तुम इस प्रकार बेरहमी से मार रहे हो वो हमारा दोस्त है। ऋत्विक, हम आपको कैसे समझाएं, हम गलती से आपकी सदी में आ गए हैं। भेदी का सब्र टूट रहा था। वो फिर बोला, तुम्हें किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं राधिका, यह मणि हमें दो। भीमा बोला, रुक जाओ, आप गजकेशरी के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकती। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारे समक्ष जो खड़ी है वो वही औरत है जिससे हम इतना प्रेम करते थे, जिसने गजकेशरी के लिए इतने बलिदान दिए हैं, कवच बन उसकी आज तक रक्षा की है। आज वही गजकेशरी को स्वयं अपने हाथों से दुश्मन को सौंपना चाहती है। सेनापति बोला, नहीं सरदार, जरूर इस दुष्ट भेदी ने ही गजमाता को विवश किया होगा, वरना वो गजकेशरी का अहित कभी नहीं चाहेगी। गजमाता, आपको इस दुष्ट की सुनने की कोई जरूरत नहीं, और अब तो सरदार भीमा भी हमारे बीच लौट आए हैं। राधिका का हृदय उसे रोक रहा था, परंतु राधिका का मस्तिष्क एक ही बात सोच रहा था, नहीं राधिका, सदी वापस लौटने का एक ही मार्ग है। मैं गजमणि इन्हें नहीं दे सकती, परंतु ऐसा करते हुए मेरे हृदय को इतनी पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है। राधिका को समझ नहीं आ रहा था वो अपने हृदय की सुने या मस्तिष्क की। वो उलझन में एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जिसमें एक तरफ थी उसकी धड़कन और दूसरी तरफ सदी वापस लौटने का मार्ग। दिलो दिमाग की इस जंग में राधिका ने अपना दिमाग चुना और गजमणि के साथ वो भेदी की तरफ बढ़ने लगी। भेदी मन ही मन अपने सपने को साकार होते देख प्रसन्न था। आओ राधिका, आखिरकार सदियों के लंबे इंतजार के बाद ही गजमणि पर मेरा अधिकार होगा। उसके पश्चात मैं इस समस्त गलकेशरी साम्राज्य को अपना गुलाम बना इस पर शासन करूंगा। भीमा चिल्लाते हुए बोला, हम अंतिम बार आपसे कह रहे हैं रुद्रप्रिया, रुक जाओ, ऐसा ना हो कि गजकेशरी और आपके मध्य चुनाव करना पड़े। भीमा की बात सुनकर राधिका के कदम एक पल को रुक से गए। यह देख भेदी बोला, ये रुक क्यों गई, तू यह कैसे भूल गया, भले ही सदी बदल गई है, यह गजमाता से राधिका बन गई है, परंतु रुद्रप्रिया और भीमा का प्रेम सदियों से परे है। इससे पहले कि भीमा का प्रेम इस राधिका का हृदय परिवर्तित कर दे, तुझे गजमणि हासिल करनी होगी। भेदी ने देखा कि सबका ध्यान गजमाता पर था। मौके का फायदा उठा उसने सैनिकों को धक्का दिया और राधिका के हाथ से वो गजमणि छीन ली। क्या भेदी हो जाएगा अपने इरादों के कामयाब? जानने के लिए पढ़े आगे।